मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशियोलॉजिकल थॉट, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन होने वाले हैं उसका एक कंप्लीट क्या होने वाला है, वन शॉट वीडियो होने वाला है। वन शॉट वीडियो में आपको कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा, यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड का। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन यूनिट फर्स्ट से। आपको ये पीडीएफ, इसकी ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, इसका जो नोट्स है कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर से आपको ज्वाइन करना है। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, समाज शास्त्र सामाजिक दर्शन में समाज शास्त्र के संक्रमण की व्याख्या करो। तो जो सामाजिक दर्शन होता है उसमें समाज शास्त्र के बारे में आपको विस्तार से बताना है कि वो क्या होता है। उसके प्रारंभिक काल से लेकर आगे के उद्भव के बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं हर चीज को। प्रारंभिक काल में समाज के अध्ययन को नैतिक व दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाता था। अगर हम समाज को शुरुआती दर्शनों की बात करें, जब कोई भी पूरी दुनिया है उसमें समाज है। आपको पहले पता है समाज बहुत बाद में उत्पन्न हुआ। पहले इंसान है वो क्या हुआ करता था, आपके सामने एक प्राणी हो गया, आपके सामने छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे। जो आज के समय जो आप आधुनिक समाज देखते हो, जहाँ पे घर परिवार धर्म समाज जाति लिंग अलग अलग भेदभावों पे समाज बटा हुआ, उतना विस्तृत, उतना गहरा, उतना कॉम्प्लेक्स जटिल समाज नहीं देखने को मिलता था। पहले बहुत साधारण थे कि आप जहां पर पैदा हो गए वहां पर 5-10 लोग, 15-20 लोग, जहां पर जिन जंगलों में रहते थे उसी पर क्या बन जाता था, कबीले। और अक्सर जो कबीले होते थे वो आपके सामने एक, जहां पर नदियां देखने को मिलती थी उनके किनारे, या फिर पानी का जहां पर स्रोत मिल गया, खाने पीने की आपके सामने पेड़ पौधे अच्छे हैं, शिकार अच्छे से मिल जाता, और जहां से आपको जंगलों से खाने को मिल जाते, वहीं पर लोग रहने को शुरू कर देते थे। फिर वक्त बदला और आपके सामने जो लोग हैं उन्होंने क्या, जनसंख्या बढ़ी तो लोग क्या, एक पूरे समाज का निर्माण किया। समझ में आ गए। पहले तो कबीले भी नहीं हुआ करते थे, समझ लो, पहले तो 5-10 लोग रहते थे। फिर बड़े बड़े जो कबीले होने शुरू हो गए, जहाँ पे बड़ी बड़ी हजार, जो 2-2 हजार 5-5 हजार की जनसंख्या होनी शुरू हो गई, तो वहां से कबीलों का निर्माण होना शुरू हुआ। और वहीं से शुरुआत होती है आपके सामने धर्म की। क्यों शुरुआत होती है धर्म की? देखो, जब कबीलों ने वहां पर रहना शुरू किया तब क्या होती है भाई, खाद की, पहले तो शिकार से काम चल जाता था, लेकिन बाद में लोगों ने शिकार से इतनी ज्यादा, भाई शिकार कहां से ढूंढ के लाए, 5-10 हजार लोगों के लिए बहुत ज्यादा भोजन चाहिए, तो इंसान ने क्या करना शुरू किया, कृषि को करना, कृषि से जो खाद्य पदार्थ है उसको उगाना शुरू किया। अब खाद्य पदार्थों को उगाना शुरू किया तो तब उसे पता चला कि कभी वर्ष, अधिकतर कृषि बारिश पे डिपेंड करती थी, है ना। तो कभी वर्षा होती थी समय से, कभी बरसात नहीं होती थी समय से। तो इस चीज से बहुत ज्यादा चीजें प्रभावित हुई और उसी हिसाब से वर्षा हो गई, वायु हो गई, जो प्राकृतिक चीजें हो गई, सूर्य हो गया आपके सामने, अग्नि हो गई। इस हिसाब से सबसे पहले हर समाज में, हर जो आपके सामने जो कबीले हुआ करते थे, उसने अपने हिसाब से किसका निर्माण कर लिया, भगवान का निर्माण कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका जीवन इसी चीज पर निर्भर करता था। अच्छी बारिश हो गई तो इन, जैसे अपने इंद्र भगवान बना रखे हैं, अग्नि को मानते हैं अपन, है ना, हर भगवान का स्वरूप है। तो इसी तरीके से समाज का अध्ययन को किस चीज पे देखा जाता था, नैतिक व दार्शनिक दृष्टिकोण से, ईश्वर के रूप में, संस्कारों की नैतिकता के रूप में देखा जाता था। जिसे किस नाम से जाना जाता था, सामाजिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। भाई किस समाज में कितने, कौन से ईश्वर को मानते हैं, कैसे उनके संस्कार हैं, किस प्रकार से रहा जाता है। और इसी जो जहां पर जिस समाज शास्त्र में आप समाज की नैतिकता और दार्शनिक चीजों को अध्ययन करते हो उसको क्या कहा जाता है, सामाजिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह अध्ययन मान्यताओं और आदर्शों पर आधारित था। तो जो शुरुआती आपके सामने जो हमारा समाज शास्त्र है वो किस पे आधारित था, आपके सामने मान्यताएं हुआ करती थी इंसान की, उस पे, और अलग अलग प्रकार के जो आदर्श हैं उस पे हुआ करता था। समझ में आ गया। समाज में धर्म ज्यादा था, नैतिकता के हिसाब से चलना, ईश्वर की पूजा करना, इन सब चीजों पर ही ज्यादातर समाज वो निर्भर करता था। किंतु 18वीं व 19वीं शताब्दी में जब विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, समझ में आ गया। पहले भी अधिकतर चीजें हैं, भारत में भी देखो, शुरुआत में वैदिक धर्म की शुरुआत होती है, फिर वैदिक धर्म से बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, फिर अपने जो खुद के धर्मों में भी आपके सामने सुधार देखने को मिलता है, भक्ति आंदोलन होता है। और उसके बाद में क्या होता है, अंग्रेज भारत में आते हैं और उन्होंने सबसे पहले किसकी बात की, विज्ञान की बात की। खैर इससे पहले भी विज्ञान हमारे भारत में देखने को मिलता था, लेकिन एक विस्तृत अध्ययन के रूप में, मतलब एक शास्त्र के रूप में नहीं देखने को मिलता था।
आज के समय आपके सामने धर्म से ज्यादा हम किसकी बात करते हैं? विज्ञान की बात करते हैं। आप खुद को देख लो, अगर आपको कोई, आपके माता पिता कोई धर्म से संबंधित बात बताएंगे तो आप उसको विज्ञान तर्क के माध्यम से काटने का प्रयास करते हैं। अब आपको कोई कहते कि गाय के सिंग पे अगर पृथ्वी टिकी हुई है तो क्या आप इस चीज पे विश्वास करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप विज्ञान के आधार पर दिए गए तर्कों पर चीजों को क्या करोगे? सत्यापित करने का प्रयास करोगे। तब समाज के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, और जब लोगों के जीवन में विज्ञान आया तब उस विज्ञान ने सिर्फ लोगों के जीवन में ही बदलाव नहीं किया, अध्ययन करने के तरीके में भी बदलाव किया। अब उस विज्ञान, जो पहले सिर्फ दर्शन के आधार पे समाज को समझा जाता था, अब समाज को किस आधार पे समझने जाने लगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से समझ में जाने लगा। इस परिवर्तन को ही सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र में संक्रमण, ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो जो समाज के अंदर जो समाज का अध्ययन है, उसमें जहां हम शुरुआती दौर में समाज को दर्शन व नैतिकता के आधार पर समझते हैं, और जब विज्ञान ने प्रवेश लिया तो हम उसको दार्शनिक या वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र में के संक्रमण के नाम से जाना जाता है। समाजशास्त्र ने समाज को अनुभव, अवलोकन, सांख्यिकी, विश्लेषण और तर्क के आधार पर समझाने की दिशा दी। और अब समाज को, जो आपके सामने जिस समाज को हम समझने का प्रयास करते हैं, किसके माध्यम से? वैज्ञानिक डाटा के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, भाई जो हमने जीवन में सीखा है, अवलोकन, जो अलग अलग चीजों को, आसपास की चीजों को जो एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, और सांख्यिकी के आधार पर और विश्लेषण के आधार पर जो हम समाज को समझने का प्रयास करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र के एक नए अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र व वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया, और जब समय में बदलाव आता है और अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक देखने को मिलते हैं, उसमें एक प्रमुख नाम है ऑगस्ट कॉम्ट, जिन्होंने समाज को किस रूप में समझाया? स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय के रूप में बताया। मतलब समाज क्या है? समाजशास्त्र एक स्वतंत्र, एक अलग विषय है। पहले उसको, समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान का कई रूपरेखा में देख लिया जाता था सभी में, लेकिन अब उसको, जो ऑगस्ट कॉम्ट है, उन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र को स्वतंत्र व वैज्ञानिक विषय के रूप में उसको स्थापित किया। इस प्रकार समाजशास्त्र ने मूल्य निर्धारण की जगह चिंतन और तथ्यात्मक अध्ययन को अपनाया। समाजशास्त्र ने सबसे पहले मूल्यों को अपनाया और मूल्यों का निर्धारण की जगह तथ्यात्मक अध्ययन को अपनाया। और सबसे पहले जो आपके सामने समाज के अध्ययन में, समाजशास्त्र में तथ्यों के आधार पर चीजों का अध्ययन किया गया। समाज में कितने वर्ग के लोग रहते हैं, किस समाज के कितने रहते हैं, कितनी महिला है, कितने पुरुष हैं, कितनी जातियां, उनका रहन सहन कैसा है, गरीब लोग कितने, अमीर लोग कितने हैं, अमीर लोगों का खान पान कैसा है, गरीबों का कैसा, जो अलग अलग तथ्यों के आधार पर चीजों का अध्ययन कराया, और एक वैज्ञानिक अनुशासन के आधार पर चीजों का अध्ययन किया गया। तो जो समाज में मोटा मोटी अगर अपन बात करें, तो समाजशास्त्र में जो दर्शन और जो नैतिकता से आपके सामने जो अध्ययन करने का तरीका है, वो वैज्ञानिक ढंग पे बदला गया, उसी को क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र दर्शन में संक्रमण के नाम से जाना जाता है। ट्रांजैक्शनल फेज ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है प्रबोधन। इनलाइटमेंट काल में बौद्धिकता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों को बताइए। तो जो प्रबोधन, इनलाइटमेंट पीरियड आया, उसमें बौद्धिकता, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जो प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रबोधन काल की बात करें, जो 18वीं सदी में यूरोप में एक ऐसा युग था जिसने तर्क, विज्ञान और मानव की स्वतंत्रता को बल दिया। तो आपके सामने यूरोप का जो एक जो इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा 18वीं शताब्दी में एक ऐसा समय आया जब 18वीं शताब्दी में आपके सामने क्या होता है? मुख्यतः यूरोप के अंदर निकल के आती है औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति आती है तो उसमें क्या होता है भाई? उद्योग उत्पन्न होते हैं तो लोगों के पास पैसा आता है, और पैसा आता है तो समय भी बचता है। क्यों? पहले अधिकतर चीजें वो कृषि पर निर्धारित हुआ करती थी, तो चीजें होने में क्या लगता था? बहुत ज्यादा समय। अब उद्योग आ गए तो काम इंसानों की जगह मशीनें करने लग गई, और जो समय उसमें बचत होने लगा। अब जब इंसान के पास समय में बचत होता है, तब वो कुछ और चीजें सोचता है। तब उसी समय निकल के आती हैं दार्शनिक विचारधाराएं। पहले भी थी, लेकिन अब बदलाव देखने को मिला।
अब क्या होने लगा, पहले जो चीजें धर्म के आधार पे चलती थी, दर्शन के आधार पे चलती थी, नैतिकता के आधार पे चलती थी, अब धीरे धीरे क्या होने लगे, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग देखने को लगे। अलग अलग प्रकार के जब समय बचा लोगों के पास, लोगों ने क्या करे, वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करने शुरू किए और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। इस औद्योगिक क्रांति ने समाज में सबसे पहले लेकर आई क्या, विज्ञान। विज्ञान ने लोगों को तर्क देना समझाया, अंधविश्वास की जगह वैज्ञानिक तर्क की बात की, और इसमें जो अलग अलग प्रकार की समाज में भी परिवर्तन देखने को मिला, इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रबोधन काल के नाम से जाना जाता है। अब इसको विस्तार से पढ़ लेंगे अपन जी। प्रबोधन काल आपके सामने 8वीं शताब्दी में यूरोप का एक ऐसा समय माना जाता है जिसने तर्क, विज्ञान और मानव की स्वतंत्रता पर बल दिया। जिसने क्या क्या, तर्क की बात की, विज्ञान की बात की, और मानव की जो स्वतंत्रता है उसकी उसने बात की। बौद्धिक दृष्टि से इसने धर्म और अंधविश्वास की जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। तो मैंने बता रहा हूं ना, पहले आपके समय समाज में ज्यादातर जो बाइबल ने कह दिया, यूरोप में बाइबल ने कह दिया, भारत में आपके सामने जो गीता ने कह दिया, रामायण महाभारत ने कह दिया, मध्य एशिया में जहाँ पे कुरान ने जो कह दिया वो सही था। जो आपके सामने जो धार्मिक जो आपके सामने लोग होते थे जो धर्म को चलाते थे, जैसे ईसाई धर्म में पोप हो गए, अपने यहाँ पर जो भाई मंदिरों में जो पुजारी हो गए, ब्राह्मण जो लोग हो गए, या फिर और कहीं आपके साथ ईसाई धर्म में जो मौलवी हो गए, ये लोग, इनके द्वारा जो आपके सामने परंपराएं चलती थी धर्म के हिसाब से, वही सत्य होती थी। और इसमें कुछ चीजें सही होती थी, कुछ चीजें अंधविश्वास पे चलती थी। लेकिन 18वीं शताब्दी में ये इन सब चीजों को दरकिनार करके अब किसकी बात की जाने लगी, वैज्ञानिक सोच की बात होने लगी, जिससे सामाजिक रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता व मानव अधिकार के विचार उभरे। और इस चीज से क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति है उसके स्वतंत्रता, उसको जो स्वतंत्रता मिलती है ना, सोचने की स्वतंत्रता मिलती है, समानता और मानव अधिकारों की बात बढ़ी। और उस समय आपके सामने फ्रांस, इटली जैसे जो राज्य, यहाँ पे क्रांति देखने को मिलती है, जहां पर किसका विरोध देखने को मिलता है, सामंतवादी जो परंपरा थी, सामंतवादी जो परंपरा होती थी, वो आपके सामने जो परंपरा है, जहां पर जो जमींदार लोग हैं वो और कुलीन वर्ग है, पैसे वाला वर्ग है, या फिर जिनके पास बहुत बड़ी जमीन थी, वो क्या करते थे, मजदूरों को दबा कर रखते थे। उस समय सबसे पहले ये विचारधारा निकल के आई कि हर व्यक्ति है, सिर्फ एक समाज वर्ग का ही अधिकार नहीं होना चाहिए, मौलिक अधिकार, हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्तिगत समानता होनी चाहिए, और मानव अधिकार उसके होने चाहिए। भाई आज आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंसान को अपनी कहीं पर भी खड़े होकर भाषण दे सकते हो, कहीं पर भी घूम सकते हो, कहीं पर भी खान पान कर सकते हो। ये क्या आपके आप क्या कहते हो ना, ये तो भाई मेरे मौलिक अधिकार है। तो ये वहीं से सबसे पहले विचारधारा निकल के आई। आर्थिक रूप से औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन और व्यापार में वृद्धि की, और अगर पैसे के आधार पर भी जो समाज है वो सशक्त होने लग गया। औद्योगिक क्रांति ने क्या किया, उत्पादन को बढ़ावा दिया, उद्योगों को बढ़ावा दिया, और व्यापार में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, जिसने नगरीकरण और नए वर्ग बने। तो पहले आपके सामने सिर्फ दो ही वर्ग हुआ करते थे, जमींदार वर्ग और आपके सामने दूसरा कौन सा, मजदूर वर्ग। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपके सामने एक मजदूर वर्ग के पास भी नए मार्ग आए पैसे कमाने के, और नगर है, पहले गांव की ज्यादा वैल्यू होती थी, फिर धीरे धीरे शहर बसने लगे, और अब समाज के दो वर्ग बने, अमीर और गरीब। राजनीतिक, ये तो सामाजिक अंतर था। राजनीतिक रूप से देखें, लोकतंत्र और संविधान और जनता की सत्ता के सिद्धांत विकसित हुए। इसी काल में सबसे पहले लोकतंत्र की विचारधारा निकलकर आती है। पहले क्या देखने को मिलती थी समाज में, राजशाही, जहां पर एक राजा होता था, वो सारा जो आपके सामने तंत्र होता था उस पर राज करने का कार्य करता था। लेकिन अब जो 18वीं शताब्दी का जो प्रबोधन काल आता है, इसमें क्या होता है, आपके सामने सबसे पहले जो लोकतंत्र, संविधान और जनता की जो सत्ता है उसके सिद्धांत विकसित होते हैं। इन सब ने समाज में परिवर्तनशील बनाया और समाज शास्त्र के लिए एक नया चिंतन क्षेत्र तैयार किया। और इसमें क्या हुआ, इसने समाज को एक क्या किया, समाज के लिए एक नया चिंतन क्षेत्र तैयार किया। इसके लिए समाज में नई नई विचारधारा लेकर आए कि कैसे समाज में सभी लोगों के अधिकार होने चाहिए। लोग हैं, जनता है, वो राजा के लिए, राजा को तय करे, ना कि राजा है जनता को कैसे रहना चाहिए ये तय करे। समाज अब धार्मिक नियंत्रणों से मुक्त होकर वैज्ञानिक अध्ययन का विषय बन गया। अब क्या हुआ, समाज है वो धर्म के नियंत्रण में पूर्ण रूप से नहीं रह गया, अब वो वैज्ञानिक अध्ययन है उसका भी, वैज्ञानिक अध्ययन में भी
उसका आप देखने को मिला। अगले वाला पॉइंट है समाजशास्त्र के उद्भव में औद्योगिक व फ्रांसीसी क्रांतियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो समाजशास्त्र है उसका जो उद्भव हुआ उसमें औद्योगिक और जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा उसके बारे में विस्तार से बताइए। 18वीं व 19वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक व फ्रांसीसी क्रांतियों ने समाजशास्त्र के जन्म की प्रमुख पृष्ठभूमि लिखी। तो आपके सामने जो 18वीं 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति देखने को मिलती है, इससे क्या हुआ, समाजशास्त्र है उसका जो जन्म है वो होता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ गया? समाजशास्त्र की जन्म कि समाज किस प्रकार से होते हैं उसके अध्ययन करने की जो शुरुआत है वो कहां से, एक तो औद्योगिक क्रांति से और फ्रांस की क्रांति से देखने को मिलती है। मुख्य रूप से इन दोनों का प्रभाव इस पर बहुत गहरा पड़ता है। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के साधन, वर्ग, संरचना और जीवन शैली को बदल दिया। पहले आपके सामने दो ही समाज मुख्यतः देखने को मिलते थे, जमींदार वर्ग, मजदूर वर्ग, और उसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत भेदभाव देखने को मिलते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति आई जिसने क्या किया, लोगों के पास पैसे कमाने के और नए नए तरीके खोजे, जिससे समाज में क्या हुआ, उत्पादन करने के साधन, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट, समझ, जो अलग अलग चीजें उत्पादित की जा सकती थी। पहले आपके सामने सिर्फ सूती वस्त्र ही बन सकते थे, लेकिन उसके बाद में जो कृत्रिम रेशम, जो आपके सामने रेशों का उत्पादन शुरू हुआ, उसके भी कपड़े नायलॉन के आपके सामने और दूसरे बनने शुरू हुए, उद्योग उत्पन्न हुए, जो लोहे से संबंधित मशीनें बननी शुरू हो गई। तो अलग अलग प्रकार के जो उत्पादन है उसके साधन उत्पन्न शुरू हुए। वर्ग और संरचना और जीवन शैली को बदल दिया, और इसने क्या किया, समाज के वर्गों को ही बदल दिया। अब मजदूर वर्ग है वो भी कुलीन वर्ग बनना शुरू हो गया, उसके पास भी धीरे धीरे पैसे आने शुरू हो गए। समाज की संरचना बदली, पहले समाज ग्रामीणों में, गांवों में ज्यादा देखने को मिलता था, अब वो शहरी में ज्यादा देखने को मिलता है। साथ के साथ लोगों की जो जीवन शैली है उसको भी इसने पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया। इसमें प्रमुख बात करें आपके सामने मजदूर वर्ग, नगरीकरण, श्रम विभाजन और सामाजिक असमानताओं की नई समस्या उत्पन्न हुई। और इसमें क्या हुआ, एक मजदूर वर्ग उत्पन्न हुआ, नगरों का विकास होना शुरू हुआ। क्या देखने को मिला, समाज में मजदूर वर्ग दिखाई दिया, नगरीकरण दिखाई दिया जहाँ पे अलग अलग प्रकार के नगर दिखाई दिए, श्रम का विभाजन, अलग अलग प्रकार के जो मजदूरीकरण है वो दिखाई देने लगा, और सामाजिक असमानताएं देखने को मिली। पहले जो समाज में जाति के आधार पे, रंग भेद के आधार पे मुख्यतः भेदभाव देखने को मिलता था, अब वही चीज अमीर व गरीबी में बदल गई। दूसरी ओर फ्रांसीसी क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता व भ्रातृत्व के आदर्शों को जन्म दिया। मतलब फ्रांस की क्रांति के तीन ही सिद्धांत थे कि सभी लोगों को समानता मिले, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे आपके सामने को किसी रंग का भेद का है, चाहे कुलीन है चाहे मजदूर है, कोई भी हो आपके सामने, सभी लोगों के पास समान अधिकार होने चाहिए, समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि पैसे वाले ने अगर अन्याय कर दिया, कोई गलती कर दी तो उसको छूट मिल गई और गरीब को सजा मिल गई उसी चीज पे। तो सभी लोगों के समानता का अधिकार होना चाहिए, चाहे रहन सहन का, खाने पीने का, कानून का, हर चीज की समानता होनी चाहिए। अगले वाला पॉइंट है स्वतंत्रता। हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की, रहन सहन की, समाज में बराबरी का हिस्सेदारी होनी चाहिए, समाज में वो स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जी सके, इस चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और समाज में भ्रातृत्व है, मतलब भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहने के जो आदर्श हैं उनको प्रस्तुत किया, पूरी दुनिया के सामने इन विचारों का उत्पन्न किया। इन दोनों क्रांतियों ने समाज अस्थिर हुआ और पुराने जो सामाजिक ढांचे टूट गए। तो ये तो दोनों क्रांतियां मुख्यतः देखने को मिली। इसने क्या हुआ, जो पुराने जो समाज के ढांचे देखने को मिलते थे इसको तोड़ दिया, राजशाही लोकतंत्र में बदल गई। कुलीन वर्ग है, अब उसको क्या है, उस जो सिर्फ जमींदार लोगों के पास पैसा हुआ करता था, अब वो आपके सामने औद्योगिक क्रांति ने जो आपके सामने मजदूर वर्ग है उसको भी धीरे धीरे अमीर बनाना शुरू किया। और जो कुलीन वर्ग है उसकी हिस्सेदारी धीरे धीरे जो राजनीति में घटनी शुरू हो गई फ्रांसीसी क्रांति से। इन परिवर्तनों को समझने के लिए समाज में स्थिरता लाने के लिए नए वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। और जो पुराना अध्ययन की पद्धति थी जहाँ पे राजशाही को समझा जाता था, समाजशास्त्र में धर्म के आधार पे चीजों को समझा जाता था, अब चीजों को वैज्ञानिक ढंग से समझने की आवश्यकता हुई, जिससे क्या हुआ, एक समाजशास्त्र का जन्म हुआ। मतलब अब लोगों को महसूस हुआ
वैज्ञानिक लोगों को, सामाजिक अध्ययन के वैज्ञानिक उनको महसूस हुआ कि अब हमें समाज बदल रहा है, तो हमें बदलते हुए समाज को अध्ययन करने के लिए एक नए विषय को उत्पन्न करना चाहिए। और उस समय जो विषय उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या था? समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की क्रांतियों ने समाजशास्त्र को वास्तविकता और परिवर्तन के जो विश्लेषण की प्रेरणा प्रदान की। और ये जो क्रांतियां देखने को मिली, इसमें समाज में वास्तविकता और जो परिवर्तन की जो विश्लेषण है उसको वास्तविकता देने का कार्य किया। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। जहां पर अपन ने समझा समाजशास्त्र का उद्भव और औद्योगिक क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति की क्या भूमिका रही, इसके बारे में अपन ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। यूनिट नंबर 2 की बात करें, जहां पे अग्रदूत पायनियर्स के बारे में, जिन्होंने जो समाजशास्त्र है उसको प्रमुख रूप से कौन कौन से वैज्ञानिकों ने समझा है, उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहला है अगस्त कॉम्ट के जो प्रत्यक्षवाद की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो अगस्त कॉम्ट के जो प्रत्यक्षवाद है उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, जो आपके सामने यूनिट नंबर 2 अपन शुरू कर रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ये वाली पीडीएफ एक बार फिर बता रहा हूँ, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पर देखने को मिल जाएगी। इसी सब्जेक्ट से संबंधित अन्य वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक वहां पर देखने को मिल जाएगी। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे हाइप वाला बटन है उसको भी जरूर से दबा देना। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को जनक माना जाता है। आप सबको पता है, आप समाजशास्त्र को आपने बहुत समाजशास्त्र के विद्यार्थी रहे हो, आपको ये बात तो बिल्कुल पता होगी कि समाजशास्त्र के आपके सामने जनक किसको माना जाता है? अगस्त कॉमेट को आपके सामने समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने सबसे पहले प्रत्यक्षवाद को बताने का कार्य किया कि प्रत्यक्षवाद क्या होती है, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया, जिसके अनुसार समाज का अध्ययन वैज्ञानिक व अनुभव जन्य तरीके से होना चाहिए। उन्होंने क्या बताया? समाज को अगर आप विस्तार से अध्ययन करते हो तो समाज को अध्ययन करने का क्या तरीका होता है? वैज्ञानिक तरीके से और अनुभव के माध्यम से अगर आप समाज को समझते हो, उसी को क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। पहले समाज को मैंने पहली यूनिट में आपके सामने बताया कि समाजशास्त्र उसको कैसे अध्ययन करते हैं लोग, पहले दर्शन व धर्म के आधार पे। अगर यूनिट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, वहां पे यूनिट फर्स्ट पढ़िए, जरूर से पढ़ लेना, जिसमें आपके सामने जो समाजशास्त्र है उसको सबसे पहले, उसके बाद में जो अलग अलग वैज्ञानिक आए उसमें अगस्त कॉमेट प्रमुख रूप से थे। उन्होंने सबसे पहले बताया कि अब समाज को सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं समझ सकते, समाज बदल रहा है, वैज्ञानिक सोच आ रही है, तो हमें भी वैज्ञानिक तरीके अपनाने पड़ेंगे समाज को समझने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक और अनुभव के आधार पे चीजों को समझने के नियमों के बारे में बताया। अगस्त कॉमेट ने ज्ञान के विकास के 3 चरण बताए। तो अगस्त कॉमेट ने क्या बताया कि अगर आप ज्ञान है उसका विकास किस प्रकार से होता है, उसके कुल कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। किस किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति उसको ज्ञान मिलता है, समझ में आ गया? अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले समाज में किसकी शुरुआत हुई? मैंने बताया कबीलों की। कबीलों ने देखा कि बारिश मतलब लोगों ने देखा समाज में, जब कबीलों के रूप में रहते थे, कि इस साल अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई और फसल नहीं हुई, तो क्या हो गया आपके सामने? ना तो जानवर शिकार बचा, ना आपके सामने कृषि अच्छी हुई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपके सामने कोई भी मतलब ईश्वर से प्रार्थना की, मतलब किसी भी चीज से उन्होंने बैठकर सोच विचार किया और कुछ कोई रिचुअल किया किसी ने, तो इससे क्या हुई? बारिश हुई। तो इसी से उन्होंने किस भगवान का निर्माण किया होगा? इंद्र भगवान की सोच रखी होगी कि एक ऐसा ईश्वर जो बारिश करवाता है ना। धीरे धीरे परंपराएं बनने लगी और इंद्र भगवान है वो का निर्माण। तो इस प्रकार से क्या हुआ? सबसे पहले धर्म का निर्माण हुआ, समझ में आ गया? अलग अलग ईश्वरों से जो प्रकृति से जुड़े हुए थे। अगर आप हड़प्पा सभ्यता को, मेसोपोटामिया की सभ्यता, कोई भी सभ्यता को समझोगे तो आप ये पता चलता है शुरुआती वक्त में ईश्वर को कौन होते थे? जो प्रकृति से जुड़े हुए हुआ करते थे, समझ में आ गया? फिर क्या हुआ? अब मनुष्य क्या होने लगा? धीरे धीरे उसके पास थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने लगे। फिर क्या हुआ? उन्हें पता चल गया कि नदी से अपन क्या कर सकते हैं? पानी निकालकर भी खेतों में पानी दे सकते हैं, समझ में आ गया? तो उनके पास कृषि की कमी नहीं रही, खाने पीने के लिए चीजें होने लगी, है ना, कहानी के माध्यम से समझा रहा हूं। और उनके पास शिकार वगैरह भी अच्छा होने लगा। तब
क्या हुए, कुछ अलग अलग प्रकार के जो वेद व्यास हो गए, जिन्होंने वे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने क्या किया, समय बचा तो थोड़ा बहुत भक्ति में ध्यान लगाया, मतलब ईश्वर की जो उन्होंने ईश्वर बनाए थे उनकी भक्ति में ध्यान लगाया। तो जब इंसान बैठता है, सोचता है, तो उसे दर्शन का निर्माण होता है। तब इन्होंने अलग अलग विचारधारा दी कि समाज में भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं फैलानी चाहिए, है ना, और अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, सॉरी हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया, जैसे जिससे क्या आपके सामने वैदिक धर्म का निर्माण हुआ, फिर आगे जाके बौद्ध भगवान बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी जैसे जैन धर्म का निर्माण हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, दर्शन के नाम से बोला जाता है। समझ में आ गया, जो समाज में जो पुराने धर्म थे उनमें बदलाव देखने को मिला। अब क्या हुआ, कोई भी चीज जब पुरानी हो जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी हो जाती हैं। तब उस कमियों को दूर होने के बाद में क्या होता है, वैज्ञानिक तरीका निकल के आता है। जो जब धर्म है, दर्शन है, वो पूरी तरीके से अंधविश्वास में बदल जाता है, पाखंडवाद आ जाता है उसमें, तब विज्ञान की शुरुआत होती है। और तब इंसान क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को अपनाना शुरू कर देता है। समझ में आ गया, तो ये तीन तरीके होते हैं, पहला धर्म आता है, फिर दर्शन आता है, और फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है। उनका मानना था समाज भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलते हैं। और उनका क्या मानना था, समाज किस प्रकार से चलते हैं, प्रकृति के बनाए हुए नियमों से ही चलता है। समाज भी आपके सामने प्रकृति से अलग नहीं है, जिन्हें अवलोकन, प्रयोग व तुलना से समझा जा सकता है, और जिसको अपन क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से चीजों की तुलना करके, अवलोकन करके, अवधारणाओं के माध्यम से हम चीजों को समझ सकते हैं। उन्होंने समाज में ऑर्डर, व्यवस्था व प्रोग्रेस, प्रगति को समाजशास्त्र के मूल उद्देश्य बताए। और उन्होंने समाज को क्या बताया कि समाज है किस व्यवस्था में रहता है। समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे आज अपने राजस्थान में रहते हो तो यहाँ पर कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती है, जातिगत व्यवस्था व धार्मिक व्यवस्था देखने को मिलती है। देखने को मिलती है ना, भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं, मुख्यतः देखने को मिलते हैं। अमेरिका में जाते हो आप और यूरोप में जाओगे तो वहां पर धर्म व जातियों का ज्यादा महत्व नहीं है। वहां पे क्या है, रंग भेद, रंग भेद आपके सामने काले गोरे का भेद देखने को मिलता है। तो यही समाज का क्या है, ऑर्डर है, समाज की व्यवस्था है, किस प्रकार से समाज में लोग रहते हैं। समाज की प्रगति किस प्रकार से है, अब आपके सामने एक ही समय भारत और चाइना स्वतंत्र हुए, पाकिस्तान में उनके साथ स्वतंत्र हुआ, चाइना सबसे ज्यादा डेवलप हो गया, भारत थोड़ा कम हुआ, और पाकिस्तान सबसे निचले पायदान पे है। तो किस समाज में कितना शिक्षा पहुंचती है, कितने वहां के संसाधनों का उपयोग सही दिशा में होता है, उसी हिसाब से क्या देखने को मिलती है, समाज में प्रगति देखने को मिलती है। प्रत्यक्षवाद ने समाज की कल्पना व दर्शन से निकलकर तथ्यों और विज्ञान पर आधारित विषय बनाया। सबसे पहले जो अगस्त कॉमेट है, इन्होंने क्या किया, समाज को जो अलग अलग प्रकार के जो समाज शास्त्र, उसमें जो कल्पना, जो पहले लोग सोचा करते थे कि भाई कोई एक ईश्वर है जिसने जो बरसात करवाता है, एक ऐसा ईश्वर है जो अग्नि को प्रज्वलित करता है, समझ में आ गया, एक ऐसा ईश्वर है जिससे पानी का निर्माण, पानी है वो उसका देवता है। तो ये काल्पनिक सोच थी, उससे निकलकर क्या हुआ, तथ्यों के आधार पर चीजों को समझाया गया कि बरसात होने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको वास्तविकरण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, तो पूरा वैज्ञानिक आधारित विषयों का निर्माण किया जो आधुनिक समाजशास्त्र की नींव होती है। और इससे क्या होता है, एक आधुनिक समाजशास्त्र है उसकी नींव देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाले समाजशास्त्री दिखाई देते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जिनके द्वारा सोशल डार्विनिज्म के जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या देखने को मिलती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के विकास को जैविक विकास की प्रक्रिया से जोड़ा। सबसे पहले आपके सामने जो हर्बर्ट जो स्पेंसर है, उनका जो सोशल डार्विनिज्म का जो सिद्धांत है उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इन्होंने क्या बताया, हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया समाज का जो विकास है वो जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। कौन सी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, जो जैविक अलग अलग प्रकार की जो जैविक प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं उनसे जुड़ा हुआ है, जिसे सोशल डार्विनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, सोशल डार्विनिज्म के नाम से जाना जाता है। डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत से प्रेरित हुआ। अब ये आपके सामने जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है, इसका अर्थ है कि समाज में डार्विन ने बताया कि अगर आप समाज में जिंदा रहना चाहते हो, संघर्ष करना पड़ेगा आपको जीवन में को जीने के लिए। अगर आपने जीवन में जिस तरीके से जंगल की बात करें, अगर हिरण है, अगर वो इस विचार में बैठी रहे कि शेर मुझको मेरा शिकार नहीं करेगा, तो वो सबसे पहले शिकार का
क्या बनेगी, शिकार बनेगी। समझ में आ गया। अगर शेर ये सोचे, शेर या चीता है, आज के समय तो चलो आप जो क्या हो गया, आज के समय क्या देखने को मिल रहा है आपके सामने, या इसको मत सोचो, या फिर अगर चीता ये जो आपके सामने चीता ये सोच ले कि अगर हिरण मेरे पास चलकर आएगी मैं तब उसका शिकार करूंगा, तो शेर भूखा मरेगा। समझ में आ गया आपके सामने। तो इसी जो सिद्धांत है इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से जाना जाता है। जीवन में प्रकृति का सीधा सीधा सिद्धांत है, संघर्ष करोगे तभी आपको अपने जीवन में जिंदा रहोगे। अगर आप 100 लोगों की भीड़ में अगर आगे जाना चाहते हो तो उनसे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उनसे ज्यादा आपको आगे निकलना पड़ेगा। तो इसी सिद्धांत से इन्होंने एक क्या कॉन्सेप्ट निकाला, सोशल डार्विनिज्म का सिद्धांत निकाला, जिन्होंने क्या कहा, समाज है वो इसी प्रकार से विकसित होता है जैसे जीवधारी, जैसे अलग अलग प्रकार से जो जंगल में जीवों का जो जीवन है वो रहता है, उसी तरीके से जो मनुष्य है उसका जीवन भी उसी प्रकार का होता है, जो व्यक्तियों या संस्था के परिवेश के अनुसार अनुकूल करती है। मतलब जिस तरीके से, और साथ के साथ सोशल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत ये भी था, इसमें यह भी बताया गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे वातावरण में रहते हो वैसे डलना भी पड़ेगा भाई, आपको संघर्ष के साथ डलना भी पड़ता है। जैसे कि अगर अब क्या है, पहले के समय क्या हुआ करता था, डायनासोर इस दुनिया पर राज किया करते थे, तब मनुष्य नहीं हुआ करते थे। तब क्या हुआ भाई, सिद्धांत दिए जाते हैं, कोई एक कोमेट आके, जो धूमकेतु आके टकराता है पृथ्वी से और पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। परिवेश में देखने को मिला कि पृथ्वी के तापमान बढ़ने से क्या हुआ, डायनासोर जिनका साइज बहुत बड़ा था, शारीरिक आकार बनावट बहुत बड़ी थी, वो क्या हो गए, धीरे धीरे नष्ट होने लगे। क्यों, जीव जंतु खत्म हो गए, पेड़ पौधे भी उतने नहीं रहे, तो उनका जीवन नष्ट हो गया। उस समय जो छोटे छोटे जीव हुआ करते थे वो जिंदा बच गए। क्यों बच गए, क्योंकि उन्होंने उस तापमान को सहा, वो किस जमीन के अंदर कैसे भी अपने आप को जीवित रहने के लिए जीवित रहे। आज के समय अगर मनुष्य को आप देखो, अगर कोई भी मनुष्य वो ऐसे सोच ले कि भाई मैं तो गर्मी बिल्कुल सहन नहीं करूंगा, तो वो क्या रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। क्यों, क्योंकि दिन ब दिन जो पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है। इस सिद्धांत में यही था कि आपको जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और जैसा वातावरण है उसमें फिट होना पड़ेगा। यही चीज आपके सामने हर्बर्ट स्पेंसर का जो सिद्धांत है सोशल डार्विनिज्म, उसमें भी उन्होंने यही सिद्धांत बताया कि जो व्यक्ति और संस्थाएं परिवेश के अनुसार अनुकूल रहती हैं, जो समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे अगर आज के समय कोई ऐसे व्यक्ति कहते कि मैं तो मेरी लड़की को पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगा, तो ये चीज नहीं चलेगी आज के समय, है ना, बच्चे उसका विद्रोह करेंगे भाई, है ना। तो यही है, वही संस्थाएं और वही व्यक्ति समाज में टिकता है जो क्या होता है आपके सामने, जो उनके साथ चलता है। बात यही है, नदी की धारा के साथ जो नाव चलती है वो जीवन में आगे बढ़ती है, जो विपरीत चलती है वो चल तो जाएगी लेकिन एक ना एक दिन कभी ना कभी ऐसी धारा में फंसेगी और टूट जाएगी। यही सिद्धांत है। जो व्यक्ति आपके सामने, जो व्यक्ति व संस्था समाज के नियमों को नहीं मानता है, वक्त के बदलाव को नहीं समझ पाता है, वो क्या हो जाता है आपके सामने, वो चकनाचूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उन्होंने समाज की तुलना मनुष्य शरीर से की और सभी अंगों को परस्पर निर्भर होते हैं। उन्होंने क्या बताया, जिस तरीके से समाज एक मानव शरीर की तरह होते हैं, उन्होंने क्या बताया, जो समाज होता है वो मानव शरीर की तरह होता है जिसके सारे अंग को चलना जरूरी होता है। समझ में आ गया, जैसे हमारा शरीर है, इसके अगर हृदय भी चलना जरूरी है, आंखों का काम करना, हाथ का काम करना, किडनी, जितने अंग है यह सभी का चलना जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हो, जिंदा रह सकते हो। इसी तरीके से समाज का चाहे कोई भी वर्ग हो, अगर मजदूर वर्ग काम नहीं करेगा तो कुलीन वर्ग क्या करेगा भाई, जो व्यापारी क्या करेगा, अगर व्यापारी व्यापार नहीं करेगा तो मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, है ना। आपके सामने जैसे घर में, आपके घर में 4 मेंबर हो, आप माता, आपकी माता, आपके पिताजी और 2 बच्चे, हर का अपना अपना कार्य। माता जी अगर आपके घर पे काम करती हैं, एक उदाहरण ले लो, गृहिणी है, तो वो घर का काम अच्छे से संभालेंगे तो घर अच्छा चलेगा। आपके पापा बाहर पैसे कमाने जाते हैं, वो अच्छे से पैसे कमा के तो घर चलेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, आपका अध्ययन करना जरूरी है, आप अगर अपना काम अच्छे से करोगे तो अच्छा भविष्य का निर्माण हो। एक भी व्यक्ति अगर अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाता है तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। समझ में आ गया आपको। उनके अनुसार समाज सरल व जटिल रूपों की ओर बढ़ता है। काफी बार समाज बहुत सरल होता है अगर आप ऊपरी दृष्टिकोण से देखते हो तब, और काफी बार समाज बहुत ज्यादा जटिल होता है। स्पेंसर के सिद्धांत ने समाज के जैविक दृष्टिकोण और विकास की प्रक्रिया को समझाने में नई दिशा दी। और स्पेंसर का जो सिद्धांत है, इसी ने क्या किया आपके सामने,
समाज के जो दैविक दृष्टिकोण है और विकास की प्रक्रिया को जो बढ़ाने के और समझाने की क्या थी, एक नई दिशा देने का कार्य किया। समझ में आ गया आपके सामने? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले वाले कॉन्सेप्ट की बात करें, एमिल दुर्खिम की सामाजिक एकजुट सोशल जो सॉलिडेरिटी है उसके अवधारणा पर चर्चा कीजिए और उसके बारे में विस्तार से बताइए। एमिल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया। तो एमिल दुर्खिम का जो सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपन, उनके क्या क्या विचार थे। सबसे पहले बात करें, एमिल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में बताने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र है वो क्या होता है, एक प्रकार का स्वतंत्र विज्ञान है। उन्होंने सामाजिक एकजुटता सोशल सॉलिडिटी की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि समाज को एकजुट होना क्यों जरूरी है, समाज में एकजुटता क्यों जरूरी है, समाज एक जैसा क्यों रहेगा। नाम से आपको समझना जरूरी, सामाजिक एकजुटता, समाज की एकजुटता के बारे में आपको लिखना होता है। जो समाज में लोगों को जोड़ने वाली शक्ति है। आपके समय पता, अगर आप एक बात बताओ मेरे को, अगर आप समाज में देखो, बहुत निचले स्तर पे देखो, आपके पड़ोसियों से नहीं बनेगी, एक पास वाले से नहीं या दूर वाले से नहीं बनेगी, रिश्तेदारों से भी नहीं बनती है ना। ऐसे एक समाज में कोई जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती है ना। आगे बढ़ते हो, अलग अलग भाषा दिखे तो उनकी नहीं बनती है। लेकिन जब बात आती है भारत देश की, तो हम सब ऐसे एकजुट खड़े हो जाते हैं जैसे कि आपके सामने पेड़ के लगी हुई टहनियां और पत्तियां दिखाई अलग अलग देती हैं, लेकिन अगर थोड़े से बाहर से चले जाओ, जब हवा चलती है, जब आंधी आती है, तो सभी की सभी चीजें एकजुट हो जाती हैं। समझ में आ गया? तो यही चीजें उनके द्वारा कही गई कि समाज के अंदर जो एकता देखने को मिलती है, जो यही अवधारणा है, जो सामाजिक एकजुटता, वो समाज को क्या करती है, एक करने का कार्य करती है। उन्होंने दो प्रकार की सामाजिक एकजुटता बताई, एक यांत्रिक और दूसरी जैविक। एक क्या होती है यांत्रिक एकजुटता, दूसरी क्या होती है आपके सामने जैविक एकजुटता के नाम से उन्होंने बताया। यांत्रिक एकजुटता पारंपरिक समाजों में पाई जाती है। जो पुरानी एकजुटता हुआ करती थी उसको किस नाम से जाना, उन्होंने यांत्रिक एकजुटता का नाम दिया। जो समानता, परंपरा व सामूहिक विश्वास समाज को जोड़ते हैं। तो अलग अलग प्रकार की परंपराएं, जैसे हमने अपने माता पिता के बात माननी चाहिए, है ना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, समाज के जो अलग अलग नियम हैं उनको मानना चाहिए, एक नैतिक जीवन जीना चाहिए, धर्म को मानना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, सदाचार से जीवन जीना चाहिए। तो इस प्रकार की जो पुरानी परंपराएं हैं, समानताएं हैं, वही चीज क्या करते हैं, जो समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। जबकि जो जैविक एकजुटता है वो आधुनिक समाज में देखने को मिलती है। यांत्रिक एकजुटता, जहां पर समाज में परंपराओं की बात है, नैतिकता की बात है, उसको यांत्रिक एकजुटता के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी कौन सी एकजुटता है जो आज के समाज में देखने को मिलती है, उसको जैविक एकजुटता के नाम से जाना जाता है। जहां व्यक्ति भिन्न कार्य करते हुए भी परस्पर निर्भर होते हैं, जहां पर समाज में आप क्या देखते हो, एक अपने परिवार में देखो, सभी लोग अपने अपने अलग अलग कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक है। ये भी देखता हो, जैसे भारत कोई भी टीम है, अभी जो मैच हुआ, महिला वर्ल्ड कप हुआ फाइनल का, उस जहाँ पे क्या दो अलग अलग टीमें, ये समझो भारत और दक्षिण अफ्रीका आपस में क्या थे, फाइनल में थे। हार गए भाई, एक टीम जीतती है एक हारती है, मैच का ये नियम होता है। इंडिया जीत के साउथ अफ्रीका हार गई। तो ऐसे थोड़ी है कि वो दोनों टीमें विपक्ष में खेल रहे थे, एक दूसरे के दुश्मन है, ऐसा थोड़ी है। हारी हुई टीम का भी भाई उतना ही सम्मान किया भारतीय टीम ने, और उन्होंने भी उतना ही सम्मान किया जीतने वाली टीम का। तो यही है, दो लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, फील्ड पे एक दूसरे के विपरीत है, विरोधी है, लेकिन फिर भी क्या है, अब अगर वो उन सब चीजों से बाहर निकलते हैं तब एकजुट दिखाई देते हैं। दुर्खिम के अनुसार समाज का अस्तित्व इन सामाजिक संबंध व नैतिकता के बंधनों पर निर्भर करता है। दुर्खिम ने क्या बताया, समाज जो आज इतनी पुरानी परंपरा है, जो शुरुआती समय से चली आ रही है, जब मनुष्य ने जन्म लिया उससे लेकर आज तक चली आ रही है, और समाज सिर्फ हमारे मनुष्य प्रजाति में नहीं देखने को मिलता है, समाज हर कहीं देखने को मिलता है। समाज जानवरों को भी अगर आप विस्तृत रूप से देखोगे तो समाज वहां पर भी दिखाई देता है आपको। तो सामाजिक जो परंपराएं हैं वो इतने समय से क्यों टिकी रह गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो सामाजिक संबंध है उसमें नैतिक बंधन दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं उसमें नैतिकता, संस्कार, वास्तविकता दिखाई देती है, तभी वो इतने दिनों तक आपके सामने जो परंपराएं हैं वो टिक पाई। कितनी पुरानी परंपरा होते हुए भी वो समाज में आज तक टिकी हुई है।
समझ में आ गया आपके सामने। यूनिट नंबर सेकंड को मैंने कंप्लीट रिवीजन करा दिया, जहां पर आपके सामने तीनों जो प्रमुख आपके सामने जो वैज्ञानिक थे, पहले अगस्त कॉमेट का प्रत्यक्षवाद के बारे में मैंने आपको बताया, हार्बर्ट स्पेंसर के सोशल डायवर्सिज्म के बारे में बताया, फिर सामाजिक लिम दुर्खिम का जो सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से बताया। अब बढ़ते हैं आपके सामने यूनिट नंबर थर्ड में, जहाँ पे जो शास्त्रीय परंपराएं क्लासिकल ट्रेडिशन है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यूनिट नंबर थर्ड के बारे में अपन शुरुआत करते हैं। अगर आप यूनिट नंबर थर्ड का अलग से वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। जैसे वीडियो लाइक करोगे नीचे हाइप वाला बटन दिखाई देगा। आप सभी से बच्चों से रिक्वेस्ट है, चाहे वन शॉट वीडियो देख रहे हो चाहे अलग से देख रहे हो, हाइप वाला बटन जरूर से दबाना है ताकि और बच्चों तक वो चीजें शेयर हो सके। अगले वाले पॉइंट की बात करें, आपके सामने जो मैक्स वेबर के जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिद्धांत है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को सबसे कुशल व प्रशासनिक प्रणाली बताया। तो मैक्स वेबर ने क्या बताया आपके सामने, जो ब्यूरोक्रेसी है वो सबसे ज्यादा क्या प्रशासनिक प्रणाली होती है, ब्यूरोक्रेसी होती क्या, मैं आपको बताऊं, जो आपके सामने जितने भी अधिकारी, आप सब बच्चों को सरकारी नौकरी लगने का सपना होगा कुछ एक को छोड़ के, तो जो जो सरकारी नौकरी देखते हो उसी को ब्यूरोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। जो प्रशासन को चलाने का कार्य करते हैं, जहां से आपके छोटे से छोटे जो एसडीएम डीएम सचिव से लेकर आपके सामने नीचे पटवारी ग्राम सेवक चपरासी टीचर सब के सब जो जितने भी आप प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन में कार्य करने सरकारी कर्मचारी वो सब प्रशासन का हिस्सा होते हैं। उनके अनुसार ब्यूरोक्रेसी में पदानुक्रम हायरार्की कार्य विभाजन व नियमों की प्रधानता देखने को मिलती है। उन्होंने क्या बताया, जो ब्यूरोक्रेसी में आपके सामने जो पदानुक्रम देखने को मिलता है, अलग अलग पदों में आपके सामने जो विभाजन देखने को मिलता है, नियमों की प्रधानता देखने को मिलती है और योग्यता आधारित चयन देखने को मिलता है। मैक्स वेबर ने क्या बताया कि देखो मैं बताऊं आपके सामने, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, सबसे पहले अपन बात करें, सबसे पहले नीचे आगे ग्राम सेवक से फिर ऊपर आते हैं आपके सामने ब्लॉक पे कोई अधिकारी होता है तहसीलदार के ऊपर आपके सामने एसडीएम आता है, एसडीएम के ऊपर कलेक्टर आता है। हायरार्की चल रही है ना ऊपर की तरफ, या फिर अगर ऊपर से शुरुआत करो तो नीचे की तरफ चलती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, सरकारी जो विभाग होते हैं उसमें पदानुक्रम चीजें चलती हैं, हायरार्की के हिसाब से चीजें चलती हैं। फिर हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य विभाजन होता है। भाई पटवारी का काम है वो कलेक्टर नहीं करेगा और कलेक्टर का काम पर पटवारी नहीं करेगा, दोनों के अलग अलग कार्य हैं, है तो सरकारी कर्मचारी लेकिन कार्य अलग अलग है। पुलिस विभाग का कार्य अलग है, उसमें भी एसआई का काम अलग होगा, कांस्टेबल का अलग काम होगा, डीएसपी का अलग काम होगा, आईपीएस का अलग काम होगा। सभी अधिकारियों के अपने अपने काम होते हैं, कार्यों का विभाजन भी देखने को मिलता है। नियमों की प्रधानता होती है, हर अधिकारी हर व्यक्ति को नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है, चाहे वो चीज गलत हो चाहे सही हो। जो सामाजिक जो कानूनी रूप से जो नियम बनाए गए हैं उसी के हिसाब से उन्हें फैसले लेने होते हैं। चयन की क्या प्रक्रिया होती है, कोई भी जो आपके सामने सरकारी अधिकारी होता है योग्यता के आधार पे जो योग्य व्यक्ति होता है उसी का चयन किया जाता है। और निरपेक्षता प्रमुख विशेषताएं होती हैं। हर अधिकारी को कार्य क्षेत्र निश्चित होता है, हर अधिकारी उसको क्या कार्य करना है उसको पता होता है। भाई पटवारी को आपके सामने ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले जो भूमि है उससे संबंधित कार्य है, वही ग्राम सेवक वो भी ग्रामीण स्तर पे काम करने वाला अधिकारी है, लेकिन उसके पंचायत से संबंधित जितने कार्य होते हैं पंचायत विभाग से वो करने होते हैं। तो हर अधिकार, अब ऐसा नहीं कि पटवारी ग्राम सेवक का काम करेगा ग्राम सेवक पटवारी का काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। हर अधिकारी का कार्य क्षेत्र फिक्स होता है और निर्णय तर्क व नियमों के आधार पर लिए जाते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग करके और पुराने संरचना कानून के आधार पर बनाए गए नियमों के आधार पर वो क्या लेते हैं, फैसले लेने का कार्य करते हैं। उनमें भावनाओं की कोई अधिकार नहीं होता है। अगर आपने गलती की है तो चाहे आप उनके सगे रिश्तेदार हो, नियमों के हिसाब से देखें तो आप भी दोषी हैं तो दोषी हैं। उसमें भावनाओं का जो रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता है ब्यूरोक्रेसी में। यह प्रणाली स्थिरता व अनुशासन लाने का कार्य करती है। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं, ये पूरी प्रणालीगत व्यवस्था है और इसमें अनुशासन भी देखने को मिलता है। अगर ये सही से काम करे तो कार्यशीलता भी कुशलता भी देखने को मिलती है। कोई भी कार्य वो सबसे तेजी से सबसे व्यवस्थित तरीके से सबसे सही तरीके से हो सकता है।
वेबर ने बताया आधुनिक राज्य और संगठन में ब्यूरोक्रेसी ढांचे पर आधारित होते हैं। उन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक परंपरा के जितने भी जो तंत्र हैं, अगर उसको सही से चलाना है, उसको व्यवस्थित ढंग से चलाना है, तो उसको चलाने का सबसे सही तरीका क्या है? ब्यूरोक्रेसी का निर्माण करना, सरकारी तंत्र को कुशल ढंग से निर्माण करना। जिस समाज में सरकारी विभाग जितने सही से कार्य करेगा, सरकारी तंत्र जितने सही से कार्य करेगा, वही लोकतंत्र सबसे तेजी से प्रगति करता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ गया? और सामाजिक को तार्किक प्रक्रियाओं से जोड़ने का भी कार्य करता है। तो ये जो आपके सामने जितने भी सरकारी विभाग देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कानून, नियमों व तर्कों के आधार पर किए जाते हैं, जिसमें आपके सामने सबसे ज्यादा न्याय मिलने की लोगों को उम्मीद रहती है। समझ में आ गया? तो लोकतंत्र को चलाने के लिए मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत दिया था, वो प्रासंगिक भी है, वास्तविक भी है, और क्या है, जो आज के समय समाज में देखने को भी मिलता है। अगले वाला पॉइंट है, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग जो संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो कार्ल मार्क्स का जो आपके सामने ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है और जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स ने समाज के विकास को आर्थिक आधार पर समझाया। अगर अपन कार्ल मार्क्स को अच्छे से समझे तो उन्होंने क्या बताया? समाज का जो विकास होता है वो किस आधार पे बताया? आर्थिक आधार पे। कार्ल मार्क्स से पहले जितने भी वैज्ञानिक हुए जिन्होंने समाज के अध्ययन किया, जिन्होंने समाज शास्त्र की बात की, जिन्होंने राजनीति शास्त्र की बात की, उन्होंने समाज को राजनीति के आधार पे बांटा, धार्मिक दर्शनों के आधार पे बांटा, धर्म के आधार पे बांटा। कार्ल मार्क्स वो पहले व्यक्तित्व में से निकल कर आते हैं जिन्होंने बात की कि समाज राजनीति और सामाजिक आधारों पर ही नहीं बल्कि आधारिक आर्थिक आधार पर भी बटा होता है। पैसे का भी महत्व होता है समाज के निर्माण में, जिसको जाना जाता है ऐतिहासिक भौतिकवाद। मतलब आपके सामने भौतिकता, भौतिक वस्तुओं का कोई भी व्यक्ति है, उस समाज है, उसके जीवन में क्या महत्व होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया। उनके अनुसार समाज का ढांचा आर्थिक आधार पर निर्धारित करता है। भैया आज के समय आपने सुना होगा, भाई जिसके पास पैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो आपने मुहावरा सुना होगा ना। तो यही उसी चीज का उदाहरण है, भाई जिसके पास ताकत है, बाहुबल है, पैसा, भैंस वही खोल के ले जाता है ना। और समाज में भी देख लो भाई, जिस इंसान के पास पैसा है उसी की आपके सामने ज्यादा इज्जत होती है, उसी के सामने आसपास लोग ज्यादातर उठते बैठते दिखाई देते हैं। आप चाहे कितने समझदार, पढ़े लिखे, स्कूल के व्यक्तित्व हो, आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो आपकी उतनी ज्यादा इज्जत नहीं होती है। तो उन्होंने यही बताया, समाज का ढांचा है वो आर्थिक आधार पर ज्यादा निर्भर करता है। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से समाज को वर्गों का निर्माण व संघर्ष होता है। उन्होंने क्या बताया? जो अलग अलग प्रकार के जो उत्पादन किए जाते हैं, इससे जो समाज का जो निर्माण भी देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के समाज के वर्गों का निर्माण होता है और संघर्ष भी देखने को मिलता है। समाज में इसका अर्थ यही नहीं है कि समाज में पैसे के आधार पर अलग अलग वर्ग बने, अमीर कुलीन, अलग अलग प्रकार की अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग है, वो तीन अलग अलग प्रकार के वर्गों का निर्माण होता है। जहां पे अमीर वर्ग आपके सामने जो गरीब और जो मध्यम वर्ग है उसको चलाने का कार्य करते हैं। जैसे एक फैक्ट्री के माध्यम से समझ लो आप, फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो मालिक है उसको ये समझ लो कि वो अमीर है। समझ में आ गया? जो आपके सामने इंजीनियर काम कर रहे हैं, बीच के मध्यम, जो आपके सामने जो नीचे के कार्य कर रहे हैं, उसको मध्यम वर्ग मान लो, जिसके पास ना ज्यादा पैसा है ना कम पैसा है। और जो मजदूर है, कर्मचारी वर्ग है, बिल्कुल उसको क्या मान लो, आपके सामने गरीब वर्ग के मान से मान लो। उदाहरण का रूप दे रहा हूं मैं, सिर्फ इसको गलत दृष्टिकोण से पेश कर समझने की जरूरत नहीं है। उसको मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग से मान लो, जिनके पास उतना पैसा नहीं है जितना मध्यम वर्ग व अमीर वर्ग के पास साधन है, संसाधन है, पैसे हैं। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से समाज के वर्गों का निर्माण होता है। तो जिस जिस प्रकार से, जैसे उत्पादन करने वाला व्यक्ति होता है, जो कुलीन वर्ग आपके सामने अमीर वर्ग होता है, भाई कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई बड़ी जमीन का जमींदार है ना, वो क्या हो गया, कुलीन वर्ग हो, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा देखने को मिलता है। जिनके पास, जो इन सब संरचना को चलाते हैं, उनके पास कम पैसा होता है। भाई जो आप मजदूरी करेगा, उन सब विभागों को संभालेगा, उनके पास कम पैसा होता है। और उनके बीच में संघर्ष भी देखने को मिलता है। और यही संघर्ष, यही वर्ग संघर्ष समाज में परिवर्तन का प्रमुख कारण होता है। और उन्होंने क्या बताया, यही जो संघर्ष, जो अलग अलग प्रकार का जो संघर्ष आपके सामने समाज में देखने को मिलता है, इसी संघर्ष के से समाज में अलग अलग परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। पूंजीवाद समाज में बुर्जुआ वर्ग
पूंजीवती व सर्वहारा वर्ग के बीच में संघर्ष चलता रहता है। उन्होंने दो वर्गों का नाम बताया, रट लेना इनको अच्छे से। पहला है बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ, ऐसा समझ लो कि बुर्जुआ नाम को कोई बच्चा था, आदमी है, बहुत अमीर है, ऐसा समझ लो, है ना। उसको उन्होंने क्या बताया, पूंजीपति वर्ग बताया। उन्होंने एक वर्ग का नाम दिया पूंजीवती, जिनके पास पैसे होते हैं, बुर्जुआ वर्ग। और सर्वहारा वर्ग मतलब सारा समाज समझ लो, वो कैसा होता है, मजदूर होता है। इनके बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। कैसे, मैं समझाऊं, इनका सिद्धांत क्या था। बुर्जुआ वर्ग है, उसको एक खेत का मालिक मान लो, जो 100 बीघा खेत का मालिक है ना। और बाकी जो सर्वहारा है, मजदूर वर्ग है, वो आपके सामने क्या वहां पर मजदूरी करने को आ रहा है। अब उसको खेती करवानी थी बुर्जुआ को, अपने खेती में लावनी, जो आपके सामने फसल की कटाई होती है, वो करवानी थी। तो उसने क्या, मजदूरों को बुलाया। अब मजदूर क्या, जो बुर्जुआ है, ये क्या सोचेगा कि जल्दी से जल्दी लाओ, अपनी खेती की जो फसल है उसकी कटाई हो जाए, ये ज्यादा से ज्यादा काम करे मजदूर, है ना, ताकि मुझे इन्हें कम से कम पैसा देना पड़े और मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। और वहीं पे सर्वहारा मजदूर क्या सोचेगा कि मुझे कम से कम काम, हम इतना ही काम करें जितना हमें मेहनताना मिल रहा है, ताकि हम अगले दिन भी काम को आ सके। तो यही दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। मार्क्स का लक्ष्य वर्गहीन व शोषण मुक्त समाज की स्थापना करनी थी। कार्ल मार्क्स जिस समय समाज में थे, उस समय समाज में मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता थी। इनको मजदूरों के मसीहा के रूप में भी माना जाता है। इन्होंने बात की कि समाज में एक ऐसा समाज का निर्माण किया जाए जहां पर जो इससे में कोई भी शोषित समाज नहीं हो, जहां पे समाज में कोई वर्ग नहीं हो, कोई अमीर नहीं हो, कोई गरीब नहीं हो, सभी लोग समानता के बीच का जीवन जी सकें। एक ऐसा समाज जहाँ पे अमीर व गरीब के बीच में बहुत कम खाई, गहरी खाई नहीं होने के बजाय बहुत कम खाई देखने को मिले। उनका सिद्धांत समाज में असमानता व परिवर्तन को समझने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। उन्होंने जो सिद्धांत दिया, उनके जो सिद्धांत हैं, वो समाज को असमानता, जो समाज में अलग अलग प्रकार की असमानताएं देखने को मिलती हैं, उसका उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को समझाया। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला कॉन्सेप्ट है पेरेटो के अभिजन परिसंचरण, कैरिकुलम ऑफ इलाइट्स के जो सिद्धांत उस पर चर्चा करनी है। तो पेरेटो को जो सिद्धांत है आपके सामने, अभिजन परिसंचरण, सेरिकुलम ऑफ इलिट्स के सिद्धांत, मतलब पैसे वाले लोग, जो कुलीन वर्ग है, उनके सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया। विल्फ्रेड पेरेटो ने समाज की सत्ता का वितरण की व्याख्या की। तो जो विल्फ्रेडो पेरेटो है, उनके द्वारा जो समाज में सत्ता चलती है, उसके जो वितरण होता है, किस प्रकार से जो वितरित होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया। अभिजन परिसंचरण सिद्धांत से की, उनके द्वारा जो समाज को बताने का जो कार्य है, वो अभिजन परिसंचरण सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने सभी चीजों को विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने समाज के मुख्य दो वर्गों की बात की, अभिजन समाज और सामान्य जनता। किसकी बात की, एक समाज में अभिजन समाज होता है, दूसरी सामान्य जनता देखने को मिलती है। समय के साथ पुराने अभिजन कमजोर पड़ जाते हैं। उन्होंने क्या बताया, समय जैसे जैसे आता है, तो आज अपने गांव में देख लो, आप अपने गांव में, शहर में देख लो, जो पुराने अमीर लोग होते थे, आज वो अमीर नहीं है। अपने दादा से पूछ लो, उनके समय अमीर और हुआ करते थे, आपके पापा के समय अमीर और लोग हैं, और जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके सामने जो अमीर हैं वो अलग होंगे। जो पहले वाले अमीर हैं, अब वो उतने अमीर नहीं रहते हैं। समझ में आ गया। तो पुराने अमीर लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे जो इलीट वर्ग होता है वो कमजोर होता चला जाता है, और नए अभिजन और बढ़कर सत्ता को संभालते हैं। जैसे पहले आपने बिड़ला का, टाटा का नाम ज्यादा सुना होगा, ऐसे कहा कि ये कोई बिड़ला है क्या, कोई टाटा है, लेकिन आज बिड़ला व टाटा से ज्यादा किसका नाम है, अंबानी व अडानी का नाम है, वो ज्यादा अमीर है आज के समय। समझ में आ गया। पहले आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा अमीर में, आज आपके नाम सुनते हो किसका, इलोन मस्क का। तो यही है, पुराने जो इलीट होते हैं, पुराने जो अमीर लोग होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं वक्त के साथ, और नया अमीर वर्ग वो आपके सामने आता है, वो सत्ता को संभाल लेता है। यह प्रक्रिया समाज में चलती रहती है, ये आज की प्रक्रिया नहीं है, ये समाज की बहुत पुरानी प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे समाज के साथ चलती रहती है। पेरेटो का मानना था समाज में स्थिरता व परिवर्तन दोनों ही परिसंचरण से संभव है। पेरेटो ने क्या बताया, समाज में जो स्थिरता देखने को मिलती है और जो परिवर्तन देखने को मिलता है, वो इसी जो समाज में जो ट्रांजैक्शन, जो परिसंचरण देखने को मिल रहा है, उसी के कारण संभव हो पाता है। उनके अनुसार कोई भी समाज पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। उन्होंने क्या बताया, कोई भी समाज उसमें पूरी तरीके से लोकतांत्रिक परंपराएं नहीं देखने को मिल सकती, जहां पे सभी लोग क्या है, लोकतांत्रिक रूप से एक समान है।
क्योंकि सत्ता हमेशा कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में रहेगी। क्यों? कभी ना कभी हो सकता है वो सत्ता अलग अलग लोगों के हाथों में तो जाती है, लेकिन रहेगी कुछ हाथों में, कुछ लोगों के हाथों में। तो कभी कुछ वर्ग आपके सामने मजबूत होगा, कभी कुछ वर्ग मजबूत होगा। क्यों? जिनके हाथों में सत्ता होगी वही मजबूत वर्ग रहता है। यही सिद्धांत उनके आधुनिक राजनीति और सत्ता परिवर्तन के सिद्धांत को बताने का कार्य किया। तो ये था पूरा पूरा वन शॉट वीडियो, जहां पे अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशियोलॉजी थॉट के बारे में विस्तृत से अध्ययन किया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पेपर है, अच्छे से पढ़ लेना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।